नमस्कार डॉक्टर दुर्गेश, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आदित्य L1 इज रेडी टू लॉन्च। लॉन्ग टाइम वेट फाइनली ओवर। Yes, indeed. 10 to 12 years of hard work is going to give, hopefully, fruits are going to come in next few months, and we are very excited for it. तो आप क्या प्रोस्पेक्ट्स इसके देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मिशन के लॉन्च को? ये एक अपने तरह का यूनिक मिशन है। ये पहले एक और मिशन ऐसा हो चुका है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसको हम सोहो बोलते हैं। तो सोहो ने हमको ये बताया कि ये पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, L1 पॉइंट पे जाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उससे बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए, जो साइंस डिस्कवरीज की गई। इसकी वजह से ये एक यूनिक मिशन बन जाता है, क्योंकि उसके बाद से कोई और मिशन इस कैपेबिलिटी का L1 पॉइंट पे नहीं गया। तो इसरो को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने ऐसा प्लान किया और हमको अपॉर्चुनिटी दी कि हम ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बना सकें जो नए हों, जो नया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हों, जो सोहो ने नहीं दिया, और हम सूर्य के बारे में कुछ और अधिकतर जानकारी प्राप्त कर सकें और उससे कुछ और सीख के फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर डिस्कवरीज कर सकें। तो इसके हिसाब से ये बहुत ही यूनिक मिशन हो जाता है। बिल्कुल। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, दिस इज द नेम ऑफ द पेलोड जो आपने और आपकी टीम ने डेवलप किया है। इसके बारे में हमें बताइए, क्या है ये और क्या काम करने वाला है ये हमारे लिए? जी, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जैसे नाम बताता है, सोलर सन का है, अल्ट्रावायलेट माने पराबैंगनी किरणें, और इमेजिंग टेलीस्कोप में फोटोग्राफ्स लेगा। तो जो पराबैंगनी किरणें सन से निकलती हैं वो यूजुअली हमारा जो अर्थ का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसके लिए आपको अगर सन को उस वेवलेंथ में पराबैंगनी किरणों को पकड़ के देखना है, तो आपको इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाना होगा। और चूंकि सन पे एक्टिविटीज 24/7 होते रहती हैं, इसलिए हम L1 पॉइंट पे जाना चाहते हैं, क्योंकि L1 पॉइंट जो है सन अर्थ लाइन पे होता है, और जैसे जैसे अर्थ मूव करता है वैसे L1 पॉइंट भी मूव करेगा उसके साथ में। तो वहां से हम 24 घंटे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो आदित्य L1 मिशन पर 7 पेलोड्स जा रहे हैं। 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सीटू पेलोड्स हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है? ऐसा रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि हम दूर से चीजों को सेंस करते हैं। जैसे कोई हाँ। रेडिएशन आ रहा है, उसको हम उसको सेंस करेंगे। रेडिएशन आया आपके पास, गर्मी है, ठंडी है, जो भी है, सब उसको उसका फोटोग्राफ लेंगे। और जैसे इन सीटू हमारा स्पेस क्राफ्ट तो एक ही है, वो L1 पॉइंट पे के ऑर्बिट में घूमने वाला है। तो सारे एक ही जगह पे हैं, कोई नजदीक कोई दूर में नहीं जा रहा है। इन सीटू का मतलब ये हो रहा है कि जैसे सन से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, सर, एक तो रेडिएशन फील्ड होती है जिसमें एक्सरे होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, विजिबल लाइट होती है, और भी होता है। तो इन चीजों को हम सेंस करते हैं और पिक्चर्स लेते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरा इन सीटू जो होता है, जो सन से जो पार्टिकल्स निकलती हैं और मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो जब पार्टिकल्स आ करके आपके इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं, इंस्ट्रूमेंट उसको कैप्चर करके उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करता है और फिर छोड़ देता है। तो उसको हम इन सीटू बोलते हैं, कि मतलब पार्टिकल आपके पास आ रहा है और उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसको मेजर करते हैं। जैसे हमारा फोटॉन क्या है, वो तो सन से निकला, हम उसको पकड़ रहे हैं, तो सन से आया हमारे पास यहाँ पे। तो उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत, अगर मोस्टली तो सन से निकल रही है, अल्ट्रावायलेट वो पकड़ रहे हैं, आप सेंस कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल्स की जो है, वो इन सीटू मेजरमेंट करता है। तो इस तरीके से हमारे 7 जो पेलोड है, उसमें 4 अपना ये करेंगी, रिमोट सेंसिंग करेंगी, और 2 उसमें जो है वो पार्टिकल्स को कैप्चर करके उनकी प्रॉपर्टीज मेजर करेंगी। और एक है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे, जो 15 लाख किलोमीटर दूर है हमसे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है उसको मेजर। कि ये इस पेलोड को पूरे जो सैटेलाइट है उसमें कहाँ पे रखा जाता है, या किस तरह से इन सारे पेलोड्स को एडजस्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर बॉडी में? हाँ, जैसे हम जो सैटेलाइट होता है उसमें एक होता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट बस। इट्स लाइक दिस शेप। उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो बस के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर सारे जो कंप्यूटर, ऑनबोर्ड कंप्यूटर होते हैं, उसको रखे जाते हैं। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा आपका पेलोड है, और
और इसरो के अंदर उसकी बहुत एनालिसिस होती है कि कौन कौन से पेलोड को, डिपेंडिंग ऑन कि उसका मास कितना है, ताकि वो सैटेलाइट अनस्टेबल ना हो ऑर्बिट में, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए किस तरह से कहाँ पे किसको माउंट करेंगे। तो जैसे इस सैटेलाइट में पूरा एक मान लीजिए एक क्यूब है आपका, तो उसके टॉप डेक पे द कोरोनोग्राफ है और अपना सूट है, बाकी साइड्स में जो भी और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको इंटीग्रेट किया गया है। फिर उसका सैटेलाइट के पीछे उसका सारा ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि अर्थ को देखते रहेगा, तो वो सारी चीजें, डेटा जो है ट्रांसमिट होते रहेगा। फिर देयर इज आल्सो अ बूम जो यहाँ पे लॉन्च करने के बाद स्पेस में जब ऑर्बिट में पहुंचेगा तो उसको डिप्लॉय कर देंगे। तो 6 मीटर लंबा रॉड है एसेंशियली, वो लटकेगा और उसके ऊपर 2 इंस्ट्रूमेंट मॉडल किए गए हैं। तो ये सारी चीजें पहले पूरी तरीके से सिमुलेट करके एनालाइज की जाती है, क्योंकि पूरा सिस्टम हमको पता है कि कौन सा कितना वेट का है, कौन सा एसिमेट्री कहाँ पे आ सकती है। तो पुटिंग ऑल काइंड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे सिमुलेट कि किस तरीके से हम किसको माउंट करेंगे, जरा सा भी चांस नहीं लेना है कि वो सैटेलाइट अपना अनस्टेबल हो जाए, एसिमेट्रिक हो जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिपेंडिंग ऑन टेलीस्कोप वांट टू डू, आई मीन अगर टेलीस्कोप है जिसको पिक्चर लेनी है तो आप उसको पीछे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसको सामने ही देखना है। हाँ, तो वो कॉन्स्टेंट्स है। और हमें कांस्टेंट इससे जानकारियां मिलती रहेंगी। तो लॉन्च होने के बाद हमको L1 पहुंचने में करीब करीब 120 दिन लगेगा। 120 दिन के बाद वो L1 ऑर्बिट में इंसर्शन होगा। जैसे यहाँ से जाएगा, धरती के चारों तरफ जाकर के वहां से एक स्लिंग लगाएंगे, जैसे आप रस्सी में धागा बांध के ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं तो फंस जाता है, तो उसको धरती के चारों तरफ घुमाएंगे, पहले एलिवेट करते जाएंगे ऑर्बिट को, उसके बाद स्लिंग दे देंगे, तो वो फिर ट्रेवल करेगा, क्रूज फेज में जाएगा, और जैसे ही L1 पॉइंट के आसपास पहुंचेगा उसको हम L1 के ऑर्बिट में इंसर्ट कर देंगे। एक बार वो इंसर्शन स्टेबल हो गया, फिर धीरे धीरे सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक एक करने शुरू होंगे, उनकी कमीशनिंग की जाएगी। तो कमीशनिंग में हमको ये चेक करना होगा कि जो डेटा आ रहा है वो ठीक आ रहा है, किस तरीके का टेम्परेचर है, हेल्थ मॉनिटरिंग कैसी है, वो सब करने के बाद फिर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके चेक करने के बाद फिर रेगुलर ऑब्जर्वेशन शुरू। इसके बाद 5 साल तक ये हमें जानकारियां भेजेगा, हमारे साथ रहेगा और हमारे लिए काम करेगा। बट इसमें अभी कई सारे स्टेप्स होंगे उसको, कि उसकी ऑर्बिट को एलिवेट कर रहे हैं, फिर वो क्रूज फेज में जा रहा है, ट्रांसमिशन से हमेशा वो इसरो में डेटा आता रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इंसर्शन कब हो रहा है। So every step is going to be challenging. बहुत लंबे समय से आप इस पेलोड पर काम कर रहे थे, इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी। 10-12 साल हो गए। 2013 में हमने प्रपोजल डाला था, फिर 16 से काम शुरू हुआ इस पे, क्योंकि बीच में बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, इसके पहले गो अहेड मिले। तो इट हैज बीन चैलेंजिंग, इट हैज बीन क्वाइट सैटिस्फाइंग, एंड इन द प्रोसेस हमने बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और पोस्टडॉक्स को लेकर के ट्रेन किया। तो किस तरह का माहौल होता है जब आप इस तरह के इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस पर पूरे देश की नजर नहीं, दुनिया की नजर है? चैलेंजेस होती हैं, बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और जो रूम में माहौल होता है उसमें रिव्यू प्रोसेस पे बहुत समटाइम्स हीटेड डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। आप वो क्वेश्चन पूछते हैं, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, बट इवेंचुअली जब सारे लोग रूम के बाहर जाते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, बिकॉज एवरीबॉडी इज वर्किंग टू मेक द मिशन सक्सेसफुल। सो सबका जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सबका मेन एम बस एक होता है कि वी हैव टू मेक दिस मिशन एंड दिस पेलोड्स सक्सेसफुल एज इट कैन बी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी वांट टू फील मोर प्राउड of ISRO and for the scientists like you working for this. Thank you so much for joining. Thank you very much.